2024 के इलेक्शंस क्या हुए कि चीजें कुछ बदल गई। 2024 के इलेक्शंस में एक चीज समझ में आ गई, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हमारे कई सारे साधु हो, संत हो, उन सबको ये चीज समझ में आ गया कि आप कितना भी प्यार से रखिए, पर ये समुदाय ऐसा नहीं है जो आपका पीछा छोड़ेगा। दे आर लाइक परजीवी। अब इतने बड़ी बड़ी चीजें निकल कर आ रही हैं। कल्याण में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पे उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसके साथ साथ वफ़ से रिलेटेड कई सारे, और मैं एक साथ क्लब करने वाली हूँ 2-3 पॉइंट्स को। वफ़ को कई जगह धक्के लगने शुरू हो गए हैं। सौरभ, आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे क्यों लगता है कि ये जो वफ़ को टाला गया है ना, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से टाला गया है कि इतने क्लेम करने दो, इतने क्लेम करने दो कि इनकी असलियत सामने आ जाए। क्या होता है कि जो गुंडा होता है ना, जब तक उसकी असलियत सामने नहीं आती, तब तक लोगों को पता नहीं चलता है। हम पहले मूवीज़ देखते थे पुराने ज़माने की, जहाँ पर ये होता था कि गुंडा अपने आप को, या फिर जो नेगेटिव कैरेक्टर होता था, विलेन है, वो अपने आप को बहुत सफ़ेद पोश कपड़े में पहनकर बहुत अच्छी-अच्छी गुडी-गुडी इमेज रखते थे। फिर जब उनकी सच्चाई सामने आती है, तब पता चलता है कि अच्छा, इनका नेचर ये था, इनका कैरेक्टर ये था। ओवर टू यू सौरभ। इनकी सच्चाई सामने आ रही है, जिस तरीके से ये दिन प्रतिदिन क्लेम पे क्लेम करते जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मून तक ना पहुंच जाए क्लेम करते हुए। जी। महाराष्ट्र के राजनीति में ना एक दो चीजें हुई है। आप देखते हैं अभी दुर्गाड़ी किला जो है कल्याण में बहुत फेमस है दुर्गाड़ी। वहाँ बहुत लोगों का आना जाना है और मतलब वहाँ बहुत मतलब एक गहरी बस्ती भी है वहाँ। तो पिछले 49 साल से वहाँ की कल्याण के सिविल कोर्ट में ये मुद्दा चालू था क्योंकि उनका कहना ये था, मतलब आई टेल यू, मजलिस ए मुशायरा नाम की एक संगठना है और उन्होंने इस संगठना ने इस दुर्गाड़ी किले पे अपना हक जमाने के लिए कल्याण के सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन किया था और 49 साल से मुद्दा शुरू था। उनका कहना ये था कि हमारी ये इबादत की जगह है और इसलिए इबादत की जगह होने की वजह से पूरा दुर्गाड़ी किला जो है वो हमारे नाम पे दे दिया जाए। उसके बाद फिर 49 साल के बाद आज मतलब ट्यूसडे के दिन ये जब आया मैटर, उस दिन एस लांजेवार करके वहां के सिविल कोर्ट के जज थे और उन्होंने कह दिया कि ये जो आपका कहना है ये हम मान नहीं सकते और पूरी की पूरी ये चीज खारिज कर दी गई। मजलिस मुशाहिरा का ये भी कहना था कि वक्फ बोर्ड को ये जगह सौंप दी जाए, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, दुर्गाड़ी जो किला है वो कोई वक्फ बोर्ड को नहीं जाएगा, आपका जो पूरा का पूरा कहना है वो हम खारिज कर रहे करके। तो अभी वो जो दुर्गाड़ी किले की पूरी जगह है वो गवर्नमेंट की रहेगी। ये एक बात हुई। उसके बाद मुझे और एक चीज़ याद आती है, मतलब मजाल तो देखो कहाँ तक जाती है। मुझे और एक चीज़ याद आती है, जब इलेक्शंस थे महाराष्ट्र में, लातूर की सीट पे अपने बड़े-बड़े बाल बढ़ा के रितेश देशमुख ने एक गर्जना की थी वहाँ और सीधा-सीधा उन्होंने एक फ़िल्मी अंदाज़ में कह दिया था, "मज़हब के बारे में हम देख लेंगे, मज़हब हमारा है, हम मज़हब के बारे में देख लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। आप किसानों की बात करो, किसानों को आप क्या देना चाहते हो, ये पहले हम बोलो।" एक रितेश देशमुख ने एक वहाँ से गर्जना की। इलेक्शंस हो गए और उसके बाद हुआ क्या है पता है? मज़हब की बात और किसानों की बात कर रहे थे ना, अभी हुआ ऐसे है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड की नोटिस आई है और उन उस नोटिस के अनुसार 300 एकड़ की जमीन है, उसे वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है। ये हो चुका है। अब ये दावा जिन पे पेश कर रहा है वो किसानी है, वो वहाँ पुरखों से वहाँ वो किसानी कर रहे हैं और वहाँ वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश कर रहा है। ये हो चुका है यहाँ। अब इसके बारे में और एक चीज़ है, मतलब अभी जब इसके बारे में एक अप्रोर होने लगा, देखिए जी पहले इसके बारे में कोई अप्रोर नहीं होता था, यहाँ वहाँ दावा हो सकता था और उसके बाद वो सारी जो चीजें हैं वो अपनी इजी तरीके से हो जाती थी। जब ये मुद्दा उछाला गया और जब इसके बारे में जब सवाल उठने लगे, तब अभी क्या होता है, अब दावा करने के बाद लोग भी इस पे सवाल उठाते हैं। तो वक्फ बोर्ड से एक स्पष्टीकरण आया कि ये जो लेटर है वो हमने भेजा ही नहीं है। ये मत बताइए आप, आपका नाम लेके कोई भी लेटर भेजेगा और आप चुपचाप बैठे रहोगे, इतने क्या आपके जो सारे लेटर हेड्स है वो सस्ते पड़े हुए हैं क्या? ऐसा नहीं होता, ये किसी और को बताइए ऐसा कुछ रहेगा तो। तो कांसेप्ट ये है कि अभी अभी ये सदन में ये जो अधिवेशन चल रहा है, इस अधिवेशन में वक्फ बोर्ड का बिल आना चाहिए था, पर वो सिलेक्ट कमेटी के पास है, सिलेक्ट कमेटी के पास वो उसके बाद आएगा, शायद अगले सदन में आएगा। तब तक जितना वक्त है अवेलेबल, उतने वक्त तक उपलब्धि है इनके लिए, शायद जितनी ज़मीन हो सके उतनी ज़मीन ये लोग अपने नाम पे करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये बिल आएगा, कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड को खारिज किया जाएगा या फिर जो उनके जो दावा है उनका, या उन्होंने जिस ज़मीन पे अपना कब्ज़ा बना लिया है, शायद उसे निरस्त किया जाएगा। इसी डर से जितनी जल्दी हो
और जितनी ज़्यादा हो, वक्फ बोर्ड अपनी चाल चलने के लिए तैयार है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है सौरभ कि इनके लेटर हेड चोरी हो गए। मतलब उस लेटर हेड पे कोई 500 एकड़, कोई 400 एकड़, कोई 300 एकड़ लिखकर कहीं पर भी किसी को भी भेज सकता है। इसका मतलब हम उसको सीरियस लें या हम सीरियस ना लें, बड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट हो गई है। जी। ये बड़ी बात है, बड़ी बात कही आपने, क्योंकि अगर किसी से भी लेटर आया रहेगा इसलिए हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो कल बोर्ड लग जाएगा ये ज़मीन वक़्फ की है। और जिस दिन हम चिल्लाना शुरू करेंगे वक़्फ़ का हमें वक़्फ़ का कोई लेटर आया या फिर उनकी वो नोटिस आई वक़्फ़ की, वो सूचना आने के बाद अगर हम लोग उसके बारे में सीरियस हो गए तो वक़्फ़ बोलेगा नहीं किसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। कहीं न कहीं एक चीज़ तो होनी चाहिए ना भाई, अगर कहते हैं आप कि ये अगर मिलावट है इसमें, ये अगर जेन्युइन है नहीं, तो पकड़ के उस लोगों को पुलिस के हाथ में दो, वो लोग ये करेंगे नहीं। और अगर वो भी अगर बनावट अगर समझ के नहीं, नहीं मेरी ज़मीनें कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा अगर करके वो बैठ गया, उसका अगर नए ये जो पुराना कानून चल रहा है वक़्फ़ का, उसके हिसाब से अगर किसी ने अगर सपोज़ इसका फ़ायदा उठा के अगर उन लोगों को खदेड़ दिया, तो क्या करोगे? मुझे मतलब हैरानी इस बात से होती है कि क्या जंगल राज कोई चल रहा है? क्या है ये? ये कैसे हो सकता है कि 300 एकड़ की ज़मीन पे आप दावा कर रहे हो? और पहले इतना सुनाई नहीं देता था ये, पर जब से ये बिल आ चुका है, तब से ज़्यादा सुनाई देने लगा है। अगर ये लोगों को लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी हमारी बोर्ड की आयु है, वहाँ तक आप अपनी अगर जितनी हो सके उतनी अगर प्रॉपर्टी बना ले, अगर ऐसा कर रहे हैं, तो शायद ये बहुत गलत हो सकता है, जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके कहीं से भी कुछ भी क्लेम आ जाता है इसके वक़्त। और जो ये सेशन कोर्ट का फैसला है दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल। आज की डेट में इस तरीके के फैसले हर जगह आ रहे हैं क्योंकि दिख रहा है अब कि इनका जहाँ मन करता है वहीं पर उठकर ये चले जाते हैं। बिग विन फॉर हिंदूज़, कल्याण कोर्ट रिजेक्ट्स मुस्लिम साइड क्लेम ऑफ मॉस्क इनसाइड द फोर्ट। मतलब तो फोर्ट के अंदर वो मॉस्क बना लेना, मंदिर के अंदर मॉस्क बना लेना, स्कूल के अंदर मॉस्क बना लेना, हर ज़मीन को अपना कब्ज़ा कर लेना। मैं यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बता दूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात, बार-बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीचर रही हूँ तो कुछ एक चीज़ें वो आदत आ जाती है। आप उसको जाकर नॉर्मल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। कागज़ दिखे आने की ज़िम्मेदारी विक्टिम के ऊपर होती है। क्योंकि वक़्फ़ तो बोल देगा कि भई यहाँ पे 14वीं सौ सदी में हमारे कोई आया था, पानी पिया था, हाथ-मुँह धोया था, तो ये हमारी है। तो उस तरीके के क्लेम्स हमने कई देखे हैं, इस पे बहुत सारे हमने वीडियोज़ किए, हमारे व्यूअर्स वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। महाराष्ट्र में लोहगढ़ करके एक इलाका है और अगर हर साल कई गैप लेने के बाद अगर लोहगढ़ जाए आप, बहुत अच्छा इलाका है, वहाँ की हवा बहुत अच्छी है, तो वहाँ एक ऊपर गाँव है और गाँव के ऊपर कब्रिस्तान बना लिया हुआ है। और अगर आप 2 या 3-4 साल के बाद गई, तो कब्रिस्तान की जो व्याप्ति है वो बढ़ जाती है, आप देखोगे। और लोहगढ़ पे एक शिव जी का मंदिर भी है, कब्रिस्तान के बीचों-बीच अभी शिव जी का मंदिर है। अब हिंदुओं का जो शमशान होता है, वहाँ भी शिव जी का मंदिर होता है, तो वो शिव जी वहाँ रहते हैं। तो अभी कब्रिस्तान है इसलिए कोई शिव जी का मंदिर है नहीं, पहले ही शिव जी का मंदिर था क्योंकि वो प्राचीन पुरातन मंदिर समझता है। उसके बाद वहाँ कब्रिस्तान की वो कब्रें वहाँ फैलने लगी, उसके बाद अब जगह जाओगे 100, 200, 150, 300 कितनी भी देखोगे कब्रें हैं। मतलब अगर आप देखिए कैसे होता है कि आप जाओगे वहाँ कोई पिकनिक के लिए जाओगे, आप जाओगे तो कब्रिस्तान में बैठोगे डायरेक्टली। मतलब पिकनिक का स्पॉट अगर बाकी लोगों के लिए हो या फिर अगर शिवाजी का अगर इतिहास अगर लोगों को पहचानना हो, तो वहाँ अगर कोई जाएँगे तो वहाँ मिलेगा कब्रिस्तान मिलेगा। तो ये वो करके अभी पूरी की पूरी जगह उनके नाम पे हो चुकी है और जब शिव जी का मंदिर दिखता है, तो अब लोगों को लगता है कब्रिस्तान और शिव जी के मंदिर के बीच में कोई कनेक्शन है। तो जो सेक्युलर लोग जो होते हैं ना, उनको उनके बीच में कोई भारत की एक हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो धागा जो गंगा-जमनी तहज़ीब की जो उनकी कुचली रहती है, वो वहाँ शम जाती है। वो होता है वहाँ। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ-वहाँ करके कब क बना लिया और बाद में अपनी अपनी जगह वो जगह अपने नाम पे कर दी। ये हो जाता है। दूसरा बात मैं ये भी कहता हूँ कि ये सब जगह हो रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं। अभी थाने में जहाँ-जहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ म महापालिका के कब्रिस्तान है, वहाँ मतलब थाने महा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको चलाता है। वहाँ हम जाके देखते हैं, तो मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान होता है, वहाँ जाके आते हैं, वहाँ फिर उनका अंत्यविधि जो होता है, वो पूरी तरह वहाँ रुख़सत दे देते हैं और ऐसा करते हैं कि अगले आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में वो जगह जो है वो खाली की जाएगी। मतलब थाने में जहाँ मैं रहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि अगर वहाँ कोई कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान में
अगर वहां किसी ने अगर पत्थर बना लिए, मार्बोनाइट ग्रेनाइट का अगर कब्र बना ली, तो पूरी की पूरी जगह उसके नाम पे हो जाएगी। ऐसे करने की अनुमति वहां के मुसलमान लोग नहीं देते, क्योंकि जगह इतनी है, जगह है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अगर लोग गाड़ने पड़े तो कहाँ गाड़ेंगे। इसलिए ये सारी चीजें करने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। पर ऑन दी अदर हैंड, अब यहाँ देखिए, यह सब जगह से कब्जा करने की कोशिश चलती है। अभी यहाँ अभी हम लोग देखते हैं कि वक्फ बोर्ड केस है, आप अमानुल्लाह खान स्किप समन्स, ईडी मूव्स टू कोर्ट। मतलब ये जो चल रहा है, मेरे ख्याल से आप इसके बारे में भी ज्यादा कुछ बता सकती हो। मेरे ख्याल से आप बताओगी तो हम आगे कुछ बता सकेंगे। नहीं, अमानतुल्लाह देखिए, वक्फ को जब क्रिएट किया गया था, पहली बात तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है कहीं पे वक्फ नहीं है एक्सेप्ट फॉर भारत। इसको क्रिएट किया गया था नेहरू और उस वक्त जो जिन्ना की थी उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई स्पेशली इट वाज ब्रॉट, जो लोग कहते हैं कि इट वाज ब्रॉट फॉर एनिमीज प्रॉपर्टी, कि भाई अब ये जो यहाँ पर मुसलमान छोड़कर चले गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज करने के लिए स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे स्टार्टेड सेइंग कि भाई ये जमीन वक्फ के, क्योंकि यहाँ पे हम पूजा करते थे। कांग्रेस की सरकार थी, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स थी। इसको असली दांत अगर किसी ने दिया, द बाइटिंग टीथ अगर किसी ने दिया था, दैट वाज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार कमजोर सरकार थी उस वक्त। शी वाज माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, शी हैड नो अदर चॉइस बट टू बेंड द नी, जिसको हम बोलते हैं। एक तरफ उन्होंने कम्युनिस्ट को पूरा का पूरा एजुकेशन का ठेका दे दिया, दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ इस तरह समझौता कर लिया कि भाई ठीक है, आप वक्फ की जमीन। उनको नहीं प्रॉब्लम अंदाजा रहा होगा कि ये वक्फ एक टाइम पे, ये जिस जहर को वो बो रही है या जिस मॉन्स्टर को वो पाल पोषित कर रही है, वो इस इतना भयानक रूप ले लेगा कि वो भारत की इतनी जमीन पे क्लेम करेगा जहां पाकिस्तान भी छोटा पड़ जाएगा। आज की डेट में आर्मी और रेलवेज के बाद में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। और ये किसी को भी जाकर कर देते हैं। पूरा 1500 साल पुराना मंदिर, जब इनके आला ताला भी नहीं आए हुए थे धरती पे, तब उस टाइप के मंदिरों को क्लेम करना, पार्लियामेंट को क्लेम करना, एंटीला को क्लेम करना, मतलब देयर इज अ ह्यूज लिस्ट अबाउट इट। रही अमतुल्ला खान की बात, हो सकता है नीयत अच्छी रही हो जब इसको क्रिएट किया गया हो, लोगों के लिए भलाई के लिए क्रिएट किया गया, बट हुआ क्या है, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग वफ्त के अंदर घुसकर उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वहां पे जिन लोगों को नौकरी पे लगा रहे हैं उनसे पैसे और रिश्वतखोरी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पता चल रहा है उन जमीनों से जो पैसा आ रहा है, इन वफ्त की जमीनों से जो पैसा आ रहा है, दैट इज गोइंग फॉर टेररिज्म, लव जिहाद, ड्रग एंड अदर रॉन्ग थिंग्स। मतलब जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है उसको कंट्रीब्यूट करता है। ये तो एक बात बताइए, इतनी जमीनों के जो किराए आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो 10% क्लेम कर रहे हैं ये सिर्फ। एंड बाय द वे, अपने व्यूअर्स के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर 100 केस हैं वफ के ऊपर, तो उसमें से 25 केस 25% केसेस आर बाय द मुस्लिम कम्युनिटी इटसेल्फ, क्योंकि मुसलमानों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। तो मुस्लिम भी इनसे नाराज है। पासमानदास बोल रहे हैं कि भाई हमारे वक्फ का, हमारे उसका क्या, हमारे हकों का क्या। इसमें गेम ये खेल दी है सौरभ, जो मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त भाई, व्हाई शुड ओनली सुन्नीज हैव वक्फ, व्हाई नॉट शियास, why not pasmandas, why not women representation in the waqf board? A lot is going on behind the scene, and JPC, by the way, JPC जो अभी करंट का है, JPC घर घर जाकर पता कर रही है किसकी प्रॉपर्टी है, किससे लिया, कहाँ हुआ। जो कब्जा की गई प्रॉपर्टी है उसमें हिंदूज और सिख की सबसे ज्यादा कब्जा की गई है। अब माहौल बदल रहा है, अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं कि भाई इन लोगों की चालाकी क्या है, और कोर्ट भी इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है, कोर्ट भी इस चीज को पहचान रहा है। जी इनफैक्ट ये भी बात आई थी सामने कि 25% केस तो मुसलमानों के हैं ही, और जो जगह भी जो काबिज की गई है उसमें से बहुत बड़ी जगह मुसलमानों की है। मतलब अगर ठीक से देखा जाए तो जो अगर ये कायदा आ रहा है वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बताओ मैं आपको, ये तो जिन जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी कोई प्रो मुस्लिम है नहीं, वो सारे वो प्रो वक्फी है। तो यही क्या कंसेप्ट है मैडम जी कि ये सबका जो हर्ष है वो एक ही होने वाला है, मजहब के नाम पे होने वाला है, पर इसकी शिकार जो है वो कोई एक मजहब नहीं होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। एक और जीत हिंदुओं के लिए। इसी तरीके से लगे रहिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। इसीलिए पूरा का पूरा अजमेर दरगाह, पूरे का पूरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चाहे वो मदनी हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो जो भी है, वो इसीलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है लेकर तो वो कुछ भी नहीं आए थे। आपके पास पूरी जमीन थी, भारत पूरा खाली पड़ा हुआ था, पर जानबूझकर आपने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर बनाया। अरे 4 किलोमीटर दूर बना लेते, आप भी रहते, हम भी रहते, बट नहीं, हमको करके हमारा बनाएंगे। You had the opportunity, you had the money, you had the power, you had the strength, you had everything to do it.
बट और नफरत कभी मोहब्बत में नहीं बदली। जी। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मैडम, देखिए ये सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं है। जो लोग यहाँ आए और यहाँ के मंदिर हो, उनको तोड़ के अपने खुद के प्रार्थना स्थल बनाए इन्होंने। अब आप पोर्तुगीज़ लोगों को देखिए और अफ़गान लोगों को देखिए। क्या कर रहे हैं आज ये? इनके देश में आज क्या हो रहा है? पोर्तुगाल इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस इन यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन। पुर्तगाल है इसलिए लगता है यूरोपियन यूनियन यूरोप के सारे देश नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। पुर्तगाल, ग्रीस, स्पेन ये जो देश है ना, इवन आइसलैंड, ये यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है और जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो भी कोई ठीक नहीं है। क्योंकि इनका एजेंडा ही बेसिकली ये था यहाँ आओ अपना रिलीजन फैलाओ। जो सारे पोर्तुगीज चर्चेस हम देखते हैं, उन खुद पोर्तुगीजों की अपने देश में क्या हालत हो चुकी है क्योंकि इनका एजेंडा था। जो यहाँ आए घुल मिल गए, उनके साथ अब ठीक हो रहा है। ओके, सो इनके साथ भी कोई आगे जो ऊपर वाला है वो देखता रहता है, इनके साथ भी कुछ खास हुआ ऐसे हम नहीं कह सकते। जहां देखिए वहां वक्फ के अंदर इरेगुलरिटीज निकल कर आ रही हैं। आप मुझे कोर्ट का भी कोई केस बता रहे थे। सो लातूर में भी कोई अलग नहीं हुआ। लातूर में जब हम कहते हैं कि बात जब चल रही थी एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे, तो कटोगे तो बटोगे के जब आक्षेप लिया गया तब एक है तो सेफ है करके घोषणा आई। तो एक है तो सेफ है जो घोषणा है दुनिया के किसी भी मजहब के लिए, किसी भी जाति के लोगों के लिए, वंश के लोगों के लिए ठीक है। पर इस पे कोई रितेश देशमुख का ईगो कहीं हर्ट हुआ क्योंकि उनको तो रोल लेना है ना, विलासराव देशमुख के बेटे हैं, उनको तो रोल लेना है। तो ऐसे माहौल में ये किया गया कि उन्होंने कहा कि अरे मजहब के बारे में तो हम देख लेंगे, हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। आप किसानों के बारे में बात करो, आप सोयाबीन के बारे में बात करो, आप उनके फसल के बारे में बात करो, पानी के बारे में बात करो। ये तो हो गया और उसके बाद तुरंत इलेक्शंस के बाद वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों को 300 एकड़ जमीन के लिए नोटिस भेज दी। अब कहाँ गया फसल पानी? वो तो सिर्फ वक्त के पास गया। उनकी उनकी सारी चीजें वक्त के पास चली जाएगी। आप तो कहते हो मजहब के बारे में हम देख लेंगे, क्या देख लेंगे आप? ये देखने के लिए फिर एक बार आपको सरकार के पास आना पड़ेगा जो आपके एक चीज बदनसीबी से वाजपेयी की सरकार एक है। चीज और बताती हूँ, क्योंकि आपने इनका जिक्र किया तो एक चीज और बताती हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने 300 कमरों का अयोध्या में कुटीर बनाने का ऐलान किया है। एंड दैट इज हम्म। स्वीटेस्ट थिंग, राइट? अभी उन्होंने एक रेप विक्टिम के घर में शादी थी, प्रॉमिस किया था कि वो जाएंगे, तो देवेंद्र फडणवीस हैज गॉन देयर, ही हैज केप्ट हिज प्रॉमिस, अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो अयोध्या में एकनाथ शिंदे ने भी प्रॉमिस किया था कि अयोध्या में हम एक पूरा अपना जैसे अतिथि गृह बोलते हैं, या फिर आप ये बोले धर्मशाला, तो नहीं बोलूंगी क्योंकि धर्मशाला अब आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर से जो पहले एक नोशन होता था, इस तरीके की चीजें। और दूसरी तरफ रितेश देशमुख, क्या कॉन्ट्रास्ट है। जी। देवेंद्र फडणवीस के बारे में ना वो कोपरली करके एक घटना थी। मतलब कुछ सालों पहले कोपरली में एक ऐसा हत्याकांड हुआ था जहां एक लड़की को उस पे लैंगिक अत्याचार करके उसकी उसकी मौत करवाई गई। तो उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस जी जो थे वो तब सीएम थे और उन्होंने कह दिया था कि मैं आपको हक आपका देने के लिए मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। और उसके बाद सचमुच ऐसे हुआ कि अगले 7 या 8 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो उस पूरी फैमिली के संपर्क में थे। और जब उस फैमिली में मेरे ख्याल से वो लड़की जो है जो विक्टिम थी उसकी छोटी लड़की बेटी की उसकी छोटी बहन की जब शादी हुई, तब देवेंद्र फडणवीस जी को बतौर बुलाया गया वहां और बतौर सीएम वो वहां गए और उस फैमिली के साथ वक्त गुजार के वो वापस आ गए। उनके साथ फोटो भी है। मतलब उनको भी क्या लगा होगा कि सीएम हमारे घर पे आए। तो कहीं ना कहीं फैमिली की क्योंकि जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है पूरे मामले में, तब कहीं ना कहीं चलो वो लड़की जो गई वो तो भर के नहीं आएगी, कोई इज्जत किसी की भर के नहीं आएगी, पर कम से कम फैमिली का एक रुतबा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है कि उनको एक दिलासा मिल जाता है। हम लोग इस चीज को क्या कहते हैं पता है? जो आपने वो 300 कमरों के बारे में कहा या फिर ये चीजों के बारे में कहा, एकनाथ जी शिंदे जो कर रहे हैं उनके बारे में, हम लोग इन चीजों को ना उपरोधिक तरह से सरकाजम ईवीएम हैक करना कहते हैं। मतलब देखिए ईवीएम हैक करते करते देवेंद्र फडणवीस जी कुछ बढ़िया करके दिखा रहे तो हम लोग के देखिए देवेंद्र फडणवीस जी रेडान पकड़े गए ईवीएम हैक करते करते। तो यही चीजों का बाद में चुनाव में असर पड़ता है। जिनको ईवीएम हैक किया चुनाव के रिजल्ट को जब बोलते तो ये होता है। वो भक्त निवास अयोध्या, यस यस 13 स्टोरी भक्त निवास अयोध्या। हमारी परंपरा बहुत बड़ी है, महाराष्ट्र की परंपरा बहुत बड़ी है। वहाँ आप जहाँ उत्तराखंड हो या फिर आप जहाँ वो कुंभ मेला होता है वहां की अगर बात करें, या फिर वो 105 घाट जो है गंगा किनारे, आप जब देखोगे
पूरे के पूरे बनारस में, तो उनमें से एक जो घाट है ना, वो महाराष्ट्र के पेशवाओं ने बनाया, जो बहुत बड़ा और फेमस है। बहुत लोगों ने उसमें पेशवाओं ने बनाया, तो यहाँ हमारी परंपरा है वहाँ कोई कंट्रीब्यूट करने की, तो मेरे ख्याल से ये जो सरकार है, उसी की वही दोहराने की कोशिश कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। सौरभ, मैं वो पिक्चर दिखाना चाहूँगी जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस वो पुरानी विक्टिम के बारे में जो आप कह रहे थे, मैन ऑफ हिज वर्ड्स आई वुड से, यस, यस, यस। राइट? और लोगों को यही याद रहता है। लोगों को यही ये आता याद नहीं रखता कि आपने कितनी आलू सस्ते कर दिए, प्याज महंगी कर दी। ये चीजें लोगों को याद रखते हैं कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो किया। सो कोपाडी विक्टिम्स को जो प्रॉमिस किया था वो किया। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे साथ इसीलिए इसी तरह बने रहिए और अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर्स वगैरह सभी स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।